हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इसमें सीपीओ एसआई 2024 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और प्रीवियस पेपर में आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 28 जून का शिफ्ट 3। इसके पहले हमने 27 जून का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट कर लिया है। 28 जून का भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट कर लिया है। अब ये थर्ड शिफ्ट बाकी रह गई थी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कल से मिलेगा 29 जून का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो इसके साथ ये 9 शिफ्ट सीपीओ के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये अभी टीयर 1 का पेपर है, टीयर 2 का अभी बनाया नहीं है। तो टीयर इसी एग्ज़ाम को बीत जाना है। तो जब आपका टीयर 2 एग्ज़ाम आएगा उसके पहले मैं 2022 का, 3 का और 24 का तो खैर अभी हुआ नहीं, 22 का और 3 का टीयर 2 का भी बना के दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं या आपको एमटीएस या स्टेनोग्राफर का पेपर देना है तो मेरी सलाह है कि उसके पहले, कोई भी एग्ज़ाम देने जाने के पहले, जो तो 2024 में फेज़ 12 का पेपर हुआ है और जो सीपीओ का पेपर हुआ है और जो सीएचएसएल का पेपर हुआ है, इन तीनों के प्रीवियस पेपर सॉल्व करके जाइए। मिलेगा कहाँ से? आप हमारे चैनल से भी पढ़ सकते हैं या कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो डिस्कशन नहीं देखना चाहते हो तो एटलीस्ट पीडीएफ सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पिछले ईयर्स के कितने पेपर रिपीट हो रहे हैं, कैसे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो देखते हैं कि आज पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले ही क्वेश्चन में आपसे साइनोनियम पूछा गया है। किसका साइनोनियम पूछा गया है? कंकॉर्डेंट का। तो पहले आप कंकॉर्ड मतलब निकाल लीजिए तो आप कंकॉर्डेंट समझ जाएंगे। कंकॉर्डेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। कंकॉर्ड क्या होता है? CONCORD। कंकॉर्ड का मतलब क्या होता है ना, एक तरह का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट या तालमेल कह सकते हो इसको। एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में समझौता ही नहीं होता, तालमेल होता है। परिवार के सारे सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, ये भी एग्रीमेंट ही होता है। म्यूजिक में भी कंकॉर्ड ही होता है। अगर हारमोनियम की धुन पे तबला बजे, तबले की धुन पे बांसुरी बजे, सब एक दूसरे से मैच करते हुए चले तो म्यूजिक है, अदरवाइज नॉइज हो जाएगा। तो इसी को कंकॉर्ड कहते हैं, इसी को हारमोनी कहते हैं, इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। इसी के लिए एक वर्ड आता है हारमोनी। आपने ये वर्ड सुना होगा, कई बार आया है एसएससी में। तो हारमोनी होता है। तो कंकॉर्ड से हारमोनी, अगर ये हारमोनियस हमको मिल गया तो फिलहाल यही ऑप्शन होगा। बचा सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ श्योर होती है। एबनॉर्मल आप लोग जानते हैं, नॉर्मल का अपोजिट हो जाएगा। अनएनिमस का मतलब क्या होता है? अनएनिमस मतलब क्या होता है? ऑफ वन ओपिनियन। मतलब अगर किसी जगह पर कोई कमेटी है, कोई मीटिंग है, ठीक है, जूरी है, परिवार है, परिवार के 5 सदस्य हैं, पाँचों की राय एक है तो उसको अनएनिमस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑफ वन ओपिनियन। सबकी राय एक जैसी होगी तो अनएनिमस कहा दिया जाएगा। फिलहाल आंसर आपका क्या होगा? हारमोनियस होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसी जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें पूछा है कि नो इज़ नॉट करेक्टली स्पेल्ड करेक्टली। बेनिवोलेंट जो वर्ड है ये इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। स्पेलिंग गलत है तो आपको ये बताना है कि इन चारों में से बेनिवोलेंट की कौन सी स्पेलिंग सही है। तो बेनिवोलेंट के वहाँ पे छोड़ दीजिए, पहले आप हमसे ही सीख लीजिए ना स्पेलिंग। पहले ये होता है बेनी। बेन वर्ड से बना हुआ है। बेन और बेनी का मतलब होता है हार्मलेस, या ये कह सकते हो कि परोपकार के सेंस में, तो गुड, नोबल, जेंटल इस सेंस में यूज किया जाता है बेनी का। अब इसी बेनी में क्या लगा दो? वोलेंट लगा दो। तो VOLENT लगा दो। ये परोपकारी व्यक्ति होता है, दूसरों की मदद किया करता है। तो ढूंढ लो बेनिवोलेंट कहाँ है। देखो यहाँ पे बेनी में ए लगा हुआ है, गलत हो जाएगा। यहाँ बी के बाद ओ होना चाहिए, गलत हो जाएगा। यहाँ बी के बाद ई होना चाहिए था, गलत हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा हुआ है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आ गया कौन सा सही होगा? चलिए आगे चलते हैं। बेनिवोलेंट का मीनिंग आपको बता दिया था मैंने। मतलब ये एक ऐसा पर्सन होता है हु इज़ हेल्पफुल टू अदर्स, दूसरों की मदद किया करता है बेनिवोलेंट। अब की बार एरर है यूजेस, ठीक है। एडवर्बियल यूजेस में इन्होंने ये भी बता दिया कि एडवर्ब के यूज में एरर हुई है, ठीक है। आसान ही कर दिया आपका काम। अगर ये नहीं भी लिखते तब भी मिल जाती एरर। लिखा है मिस्टर सुकेश एंड हिज फैमिली, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द फूड, तो मिस्टर सुकेश और उनकी फैमिली ने खाया, ये सेकेंड फॉर्म हो गई फूड, तो उसमें तो कोई एरर होती ही नहीं है सेकेंड फॉर्म में फूड। ग्रीडी, अब ग्रीडी क्या है? वे तो बेटा एडजेक्टिव है और किसके लिए लगा है? खाने के लिए, खाने का ढंग के लिए। तो मतलब बहुत लालचपूर्वक खाया उन्होंने,
तो ये यहाँ पर चूँकि ऐट का मैनर बताना है तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, एडवर्ब होना चाहिए था। तो एडवर्ब होना चाहिए था, तो ये एक्चुअली क्या होता, ग्रीडी होता है एडजेक्टिव, और उसमें एलवाई लगाओगे तो क्या बनेगा, ग्रीडली बनेगा। ठीक है ना, हमको ग्रीडी में एलवाई चाहिए तब तो मैनर बनेगा। ग्रीडी इज एन एडजेक्टिव, वी नीड हियर एन एडवर्ब। तो टू मेक एन एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब वी यूज एलवाई, तो ग्रीडली हो जाएगा ना, ये ऐट का तरीका बताने के लिए। तो यही एरर हो गई इसमें, ग्रीडी की जगह ग्रीडली होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। नंबर 4 में आ जाओ, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इरिटेट की स्पेलिंग तो ठीक ही लग रही है, तो आंसर होगा नहीं। नेसेसिएट, नेसेसिटेट, इसकी भी स्पेलिंग सही है। नेसेसे बहुत ज़्यादा, मतलब 2024 में नेसेसरी, नेसेसिएट, एसेंशियल कुछ ज़्यादा नहीं पूछ लिया है। तो नेसेसिएट ये वर्ब बना दिया, ये भी सही है, तो आंसर होगा नहीं। रिसीप्ट की स्पेलिंग गलत है। क्यों, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जब सी के बाद यूज करना होता है तो सी के बाद पहले ई लगता है, आई बाद में लगता है, और कुछ होता है पहले आई लगता है। जैसे मान लो चीफ लिखना हो तो चीफ में पहले आई होता है, बाद में ई होता है। ऐसे ही मान लो और कोई वर्ड ले लिया, जैसे क्या कहते हैं, बिलीव ले लो, बिलीव, BEL, आई पहले होगा, ई बाद में होगा, VE होगा। अब इसमें सी वाले में देख लो, जैसे रिसीव ले लो तो CEI होता है, डिसीव करोगे तब भी वही होगा, CEIVE होता है। तो सी वाले में पहले ई बाद में आई, और सब में पहले आई बाद में ई। ठीक है, एक जनरल रूल है ये। तो यहाँ पे सी में जो IE लिखा है वो क्या होना चाहिए, पहले ई होना चाहिए, बाद में आई होना चाहिए। तो ये इसकी स्पेलिंग गलत है, तो यही आपका आंसर होगा। हिंड्रेंस की स्पेलिंग सही है। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, बाधा, किसी काम में रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। हाइंडर वर्ब होती है, हाइंडर से हिंड्रेंस बना हुआ है। इरिटेट करना तो आप लोग जानते ही हो, बोलते भी हो दिन भर में कई बार। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इतना अंडरलाइन किया है, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट करना होगा या इसके बदले वन वर्ड यूज करना होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन दिया है, तो इसका मतलब इस यहाँ पे अगर कोई गलती है तब तो चेंज करो, अगर नहीं गलती है तो कोई बात ही नहीं है। पढ़ के देखें, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन टू हिज सन्स बाय बिजनेसमैन लास्ट ईयर। ठीक है ना, हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन टू हिज सन्स, आधी प्रॉपर्टी बेटों को दे दी गई, किसके द्वारा, बिजनेसमैन के द्वारा। कब, लास्ट ईयर, तो पिछले साल। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ कुछ गलत लग नहीं रहा है आपको? मैं बताता हूँ। हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और गिवन क्या हो गई, वर्ब हो गई, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब में सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती नहीं है। अच्छा, बाय द बिजनेसमैन दिया है, बाय द बिजनेसमैन का मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस में होगा, ये पैसिव में होगा, जाहिर सी बात है। पैसिव जब हम लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लगाती है, यहाँ बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के तो आना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ ज़रूरत है, मतलब गलत तो हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, ये देखो, तो यहाँ लिखा है लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। आपको कीवर्ड मैंने बताए हैं टेंस के, जिनको नहीं पता है वो भाई प्लीज़ मेरा टेंस पर वीडियो है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का डिफरेंस होगा। तो उसमें कीवर्ड बताए हैं मैंने, कौन सा कीवर्ड लगा होगा तो कौन सा टेंस। लास्ट ईयर किसका कीवर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट इंडेफिनिट इनटू पैसिव वॉइस, अब हमें दो काम करना है। पास्ट इंडेफिनिट इनटू पैसिव वॉइस का मतलब क्या हुआ, वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो थर्ड फॉर्म लगी ही है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस होती तो क्या लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती। पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस होगी तो वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पहले आप वाज के साथ थर्ड फॉर्म ढूंढो। तो यहाँ तो हैज दिया है, यहाँ इज दिया है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट ईयर लिखा हुआ है। लास्ट ईयर के साथ आप वाज ही लगा सकते हो, तो सेकंड वाले के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव नो अदर ऑप्शन रेदर देन सेकंड। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। 6 में आपको एप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है, किसका, इंटेल का। इंटेल का क्या मतलब होता है, इंटेल का मतलब जब किसी चीज़ का निश्चित परिणाम आता है लास्ट में, उसी को कहते हैं इंटेल। तो निश्चित परिणाम मतलब जैसे कोई चीज़ नेसेसरी हो जाती है ना, उसका ये क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से कंसिक्वेंस नेसेसरी है, इसका ये कंसिक्वेंस नेसेसरी है। तो एक तरह से इसको नेसेसिएट कर देना, जरूरी बना देना, आवश्यक बना देना, एसेंशियल, टू मेक समथिंग एसेंशियल, टू इनिशिएट समथिंग, नेसेसिएट समथिंग, ये होता है इसका साइनोनिम।
एज्यूम का मतलब क्या होता है? व्हेन वी एज्यूम समथिंग, हम मान लेते हैं, प्री सपोज कर लेते हैं, वो होगा। और एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? आउट कर देना। एलिमिनेशन आप जानते हो क्या होता है? जैसे आप लोग आंसर करते हो क्वेश्चन का आंसर, तो ये बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, तो यू आर एलिमिनेटिंग, मतलब जो आप ऑड है, जो ऑड लग रहा है उसको आउट कर दो। तो ऑड वन आउट करोगे, एलिमिनेट होता है, ठीक है। कभी टीवी पे प्रोग्राम देखा होगा तो उसमें पता लगा किसी चीज़ के लिए 12 कंटेस्टेंट हैं, तो 12 कंटेस्टेंट में से हम एक एक करके एलिमिनेट करते जाते हैं। तो मतलब जो अनसुटेबल है उसको आउट कर दो, एलिमिनेट करना होगा। नेसेसिएट, किसी मेक समथिंग नेसेसरी। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? फ्लॉ का मतलब होता है फॉल्ट, कोई कमी या कोई गलती जो हमसे होती है, मिस्टेक कह सकते हो, एरर कह सकते हो, ये फ्लॉ होता है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है ये। रिफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी। तो कीवर्ड क्या होगा? कीवर्ड है पास्ट और क्या है? हाई क्वालिटी। कोई चीज़ पहले के ज़माने में कोई चीज़ बहुत एक्सीलेंट हुआ करती थी, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट एंड इन एक्सीलेंट क्वालिटी, तो उसको हम क्या कहते हैं? विंटेज। कोई भी चीज़, विंटेज कार रैली सुना होगा। विंटेज कार रैली का मतलब क्या होगा? पुराने ज़माने की बहुत एक्सीलेंट कारें, उनकी रैली होती है, तो देखते हो एक मतलब बढ़िया बढ़िया ढंग की कारें आती हैं, विंटेज कहते हैं उसको। वैसे विंटेज बहुत पुरानी शराब को भी कहते हैं, ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू पास्ट एंड ऑफ हाई क्वालिटी, दैट इज़ विंटेज। कल्चर आप समझते हैं, हमारी कल्चर होती है। आउटडेटेड का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फैशन। आउटडेटेड का मतलब क्या हो गया? आउट ऑफ फैशन। आप इसको जानते भी हो, हम ना भी बताएंगे तो कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे पैर लिख दे रहा हूँ, आउट ऑफ फैशन। और इपोज क्या होता है? इपोज एक तरह का टाइम होता है, और जैसे होता है इपोज हो गया, एक वर्ड होता है एरा। एरा एक युग होता है, एक इपोज होता है, ठीक है। और एक होती है, इसमें हम कहते हैं एज होती है, ठीक है। और एक चीज़ होता है, इसको हम पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब छोटे टाइम होते हैं तो कहते हैं ना मुग़ल एज, जैसे कहते हैं खिलजी एज, जैसे कहते हैं गुप्ता एज, मौर्यन एज, ऐसे ही एज होता है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। और बायोलॉजी में इपोज होती है, एरा होता है। तो ये सब बड़े बड़े टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है इपोज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो केट में 8 में क्या है? देखो हमने जी को और 8 को साथ पढ़ दिया। गेट है ये, गेट ईची फीट। ईची का मतलब क्या होता है? ईचिंग, जिसमें खुजली होती रहती है ना। तो अब ईची से 2 वर्ड हैं, एक हैव ईचिंग पाम, एक वर्ड ये सुना होगा ITCHING, ईचिंग पाम, जिसकी हथेली में खुजली होती रहती है, जिसे ईचिंग पाम कहते हैं ना, हाथ में खुजली हो रही है। तो हैविंग एन ईचिंग पाम का मतलब होता है आदमी घूसखोर है, अ पर्सन हु टेक्स ब्राइब, जो घूस लिया करता है। और अगर ईचिंग फीट है, पैर में खुजली हो रही है, तो इसका मतलब वो आदमी क्या होता है? प्रोन टू ट्रैवल, ठीक है, उसको यात्रा करनी है। ऐसे लोग होते हैं ना जो एक जगह पर टिके नहीं रहते हैं। इफ़ यू हैव एन ईचिंग फीट, दैट मीन्स यू नेवर स्टे एट अ प्लेस, यू कीप ऑन ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना, आप टिके नहीं रहेंगे एक जगह पे। हिंदी में कहते हैं ना, गाँव पैर में चक्री बंधी है क्या, ठीक है। तो ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड ऑफ एक्टिविटी नहीं है। जज समथिंग प्राइमरली अपीयरेंस नहीं है। लर्न समथिंग बाय मेमोराइजिंग विदाउट थॉट टू व्हाट इज बीइंग लर्नड, ये भी नहीं होगा। क्या होगा? टू स्टार्ट वांट टू ट्रेवल और समथिंग डिफरेंट। स्टार्ट वांट टू ट्रेवल, ये ट्रेवल करता रहेगा आदमी एक जगह से दूसरी जगह, अगर उसके पास ईचिंग फीट है तो। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। इसमें आपको करना है अंडरलाइन फ्रेज, इसकी आपको बतानी है मीनिंग। अंडरलाइन फ्रेज है ये, कीप हिज चिन अप। अब कीपिंग हिज चिन अप मतलब तो मैं इसका समझ रहा हूँ, पर आपको सिचुएशन से मीनिंग निकालना है। तो आप आ जाओ, देखो ही इज स्टिल कीपिंग हिज चिन अप, वो अभी भी अपनी चिन को ऊपर रखे हुए है। चिन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं चिन, ठुड्डी कहते हैं ना। तो किसी की चिन अप होने का मतलब क्या होगा? सिचुएशन देखो, डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ प्रॉब्लम्स, मतलब बीमार है, उसके साथ ढेर सारे हेल्थ इशूज हैं। अब से सुना, डिस्पाइट ऑल हिज हेल्थ इशूज, अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम के बावजूद वो अपना चिन अप रखता है, मतलब खुश रहता है, यही कहोगे ना। सेंस तो यही आ रहा है। एक चीज़ दिया है, डिस्पाइट के बाद नेगेटिव चीज़ दी है, तो इसका मतलब इधर पहले रिजल्ट क्या होगा? खुश रहने का, क्योंकि अपोजिट सेंस में जाना है। तो टू कीप वंस चिन क्लीन, ये देखो ये ठुड्डी, इसको क्लीन रखने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे खुश रहने का है। तो टू स्टे चीयरफुल ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो स्टे चीयरफुल, ये सही आंसर आ रहा है।
टू सेव अदर्स ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, बचाने के लिए नहीं लगा है। स्टे सेफ, ये सेफ रहने के लिए भी नहीं लगा है, बल्कि खुश रहने के लिए लगा है। तो सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, 10 वाला करते हैं। 10 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, फैबुलस का। ये बड़ा अच्छा वर्ड है फैबुलस, हालांकि बॉलीवुड मीडिया में भी यूज़ किया जाता है। फैबुलस वैसे यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव के लिए, लेकिन जनरली ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए यूज़ किया जाता है। एकदम सामान्य सी भाषा में अगर हम जनरल कहें, जनरल वे में, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सीलेंट के सेंस में आप फैबुलस को यूज कर सकते हो। ये होता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी गुड, रिमार्केबल, तो ये वर्ड यूज किया जाता है ना फैबुलस। तो रिमार्केबल एक अभी निकला था मुँह से, तो यहाँ पे दिया भी हुआ है। रिसोर्सफुल नहीं होगा, साधन संपन्न हो जाता है। रेस्टफुल का मतलब क्या हो, बड़े आराम से, चैन से। और रिग्रेटेबल का मतलब क्या होता है, समथिंग ओवर विच वी हैव टू रिग्रेट, कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसा हमने काम कर दिया है जिस पर हमें अफसोस हो, जिस पर हमें ग्लानि हो, एम्बेरसमेंट हो, जिसमें हम रिपेंट फील करते हैं, रिग्रेट फील करते हैं, एम्बेरस्ड फील करते हैं, वो रिग्रेटेबल होगा। तो ये फैबुलस पॉजिटिव सेंस में अच्छी चीज़ के लिए लगता है, तो रिमार्केबल इज राइट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए 11 में आ जाओ। यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड, जरा इन और करेक्ट में ध्यान रखा करो। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। और रेक्टिफाई, यहाँ पे लिखा ना रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब आपको हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है, कौन सा गलत है। जो गलत है उसकी स्पेलिंग को वहाँ पे रेक्टिफाई किया गया। रेक्टिफाई मतलब इम्प्रूव किया गया है। तो देयर भी सही है, आर में कोई दिक्कत होगी नहीं, डिफ़िकल्ट की भी सही है, टाइम्स की भी सही है ना, स्पेशली की भी सही है, और इकोनॉमी की भी सही है, टेक्स भी है, डिप भी है, ये भी सही है। वी हैव टू ले पीपल ऑफ, ये गलत हो गया। ये जो ये ले लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ले क्या होता है, ये है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, छटनी करना। छटनी करना समझ रहे हो? जैसे आर्थिक मंदी वगैरह आती है, रिसेशन वगैरह आता है, तो लोगों की क्या की जाती है, कर्मचारियों की छटनी कर दी जाती है, ठीक है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये ले है जिसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत थी और यहाँ पर सही करके दे दिया गया है। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ इकोनॉमी की स्पेलिंग गलत कर दी गई है। अब यहाँ देखो डिप होता है ना, डाइप नहीं होता, और डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है। तो जिनकी स्पेलिंग सही है उसका गलत करना तो आंसर होगा नहीं, बल्कि जिसकी गलत है उसको सही करोगे तो आंसर होगा। तो ले इज इनकरेक्ट और हुज स्पेलिंग हैज़ बीन करेक्टेड इन ऑप्शन 4, तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन होगा। ऐसे क्वेश्चन कई आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको तो पता ही होगा, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं। तो एंटोनीम आपको बताना है एक्कोलेट का। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्कोलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एक्कोलेट। एक्कोलेट का मतलब होता है, बहुत सिंपल वर्ड जो आपके बचपन से जान रहे हैं उसको लिख देता हूँ। पहले प्रेज करना। प्रेज करना मतलब किसी की तारीफ़ करना। और एक वर्ड आता है लॉर्ड, LAUD, लॉर्ड। ये भी होता है किसी की तारीफ़ करना, प्रशंसा करना। एक वर्ड इसी में लॉर्ड से बनता है अपलॉर्ड। अपलॉर्ड का मतलब भी होता है शाबाशी देना, किसी को प्रशंसा करना। और इसी में और वर्ड आता है अप्रिसिएट आ जाता है, एडमायर आ जाता है, कमेंट आ जाता है, ठीक है। तो ये ढेर सारे और वर्ड हैं। इसका एंटोनीम बताओगे तो तारीफ़ करने का एंटोनीम क्या हो जाएगा? निंदा करना, आलोचना करना। तो आलोचना करने के लिए क्या आएगा? ये क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्रिटिसिज्म इज राइट एंटोनीम ऑफ एक्कोलेट। एश्योरेंस आपको पता ही है, आश्वासन किसी को दे देना। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि, डेडिकेटेड टू, ठीक है ना। डेडिकेशन कहते हैं वो ट्रिब्यूट, किसी को होमेज कह सकते हो, ये ना लगाओ, होमेज श्रद्धांजलि किसी को देते हैं वो ट्रिब्यूट होता है। और प्रमोशन तो पता ही है सब लोगों को, प्रमोट करने से बना हुआ है प्रमोशन। 13 नंबर में आ जाओ। यहाँ क्या है? वन वर्ड आपको बताना है। किसका वन वर्ड? फर्टाइल वाटरी प्लेस इन डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? रेगिस्तान होता है। और फर्टाइल का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान आपको पता है, सैंड होती है, वहाँ कुछ उपजाऊ नहीं होता, कुछ पैदा नहीं होता, उगता नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ कहीं पर वाटरी प्लेस हो, मतलब कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो, तालाब टाइप का हो, और उसके अगल बगल में घास वगैरह होगी, जहाँ पे फर्टिलिटी हो, जहाँ पर पौधे उग सकते हों, तो ऐसी जगह को रेगिस्तान में कहते हैं मरु उद्यान। एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं ओएसिस। ओएसिस का मतलब क्या हुआ? ग्रीनरी, अ प्लेस वेयर वाटर इज फाउंड एंड नियर अबाउट दिस वाटर सम ग्रीनरी इज ग्रोन। कुछ हरियाली उगी हुई है, कुछ घास है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पक्षी वगैरह भी पाए जाते हैं, तो ओएसिस कहते हैं इसको। और क्या होता है? अ टाइप ऑफ पोएम। और क्या होती है? अ टाइप ऑफ पोएम। अ टाइप ऑफ पोएम का मतलब क्या हुआ? ये एक तरह से हिंदी में आप लोगों ने आल्हा या बिरहा सुना होगा, तो उसी टाइप की है ये, आल्हा या बिरहा सुना हुआ, मतलब एक पूरी कहानी होती है। ओड में एक ऐसी पोएम है ओड, जिसमें एक पूरी कहानी होती है, काफ़ी मतलब कम से कम 40-50 स्टेंजा की होती है।
एक पूरी कहानी होती है, ठीक है, मतलब वही जैसे कहानियाँ पढ़े हो नायक नायिका, ठीक है, विलेन, ये होता है, तो पूरी ऑड होती है। और ये किसी को एड्रेस्ड होती है, किसी को संबोधित करके कही जाती है, तो ऑड हो जाती है, ठीक है। ऑब्सलीट का मतलब क्या होता है? ऑब्सलीट मतलब आउटडेटेड हो जाता है, जो आउट ऑफ फैशन हो गया है वो ऑब्सलीट कहते हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, ठीक है, आउटडेटेड हो गया। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होगा? नॉट क्लियर, समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। क्लियर के एंटोनियम बताते समय हमने इसको कई बार बताया है। नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर होता है, नॉट क्लियर होता है, और इम्प्लिसिट होता है एक वर्ड, एक्सप्लिसिट का अपोजिट है इम्प्लिसिट। ये भी होता है जब कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है। और आप लगा सकते हो एम्बिगुअस, एक वर्ड होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस भी स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता। तो समझ गए ना? तो आंसर आपका क्या होगा? ओएसिस होगा। बाकी सारे वर्ड भी एसएससी में पहले आ चुके हैं, कोई नया वर्ड नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिर आ गया, लिखा है द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन आ चुका है, फेस 12 में भी है, अप्रोच या स्टाइल ऑफ टीचिंग। ये लेकिन किस में आया था? क्लोज टेस्ट में आया था, ठीक है, सीधे नहीं पूछा था, क्लोज टेस्ट में क्वेश्चन है। अप्रोच ऑफ टीचिंग या स्टाइल ऑफ टीचिंग को हम लोग कहते हैं पीडागोजी। क्या कहते हैं? पीडागोजी, बच्चों को पढ़ाने की कला या आर्ट, आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये हो गया। प्लेटफॉर्म आपको पता है कि एक ऐसा मंच होता है जहाँ से लोगों को मौका मिलता है। फिलोलॉजी क्या होती है? फिलोलॉजी है साइंस ऑफ लैंग्वेज। क्या है? साइंस या स्टडी ऑफ लैंग्वेज, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा विज्ञान कहते हैं इसको। मतलब जैसे इसमें पढ़ा जाता है भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विकास कैसे होता है, कितने टाइप की भाषाएं होती हैं, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, तो फिलोलॉजी है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। और उसमें पढ़ा क्या जाता है? ओरिजिनल डेवलपमेंट। और मीडिया तो बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते हो, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ बेटा। इसमें अप्रोप्रिएट मीनिंग आपको बतानी किसकी? इडियम की। इडियम क्या है? ऑन थिन आइस। पूरा क्या होगा? वॉक ऑन थिन आइस या स्केट ऑन थिन आइस, जिसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। 2022 में भी ये बहुत पूछा था, 2023 में भी बहुत पूछा था। ऑन थिन आइस अभी पिछला वाला जो सेट कराए थे सीपीयू का, उसमें भी पूछा था। सीएचएसएल का जो करा रहे हैं उसमें भी आता है। तो बार बार ये ऑन थिन आइस एक तरह से कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो ऑन थिन आइस में ये बार बार यही बताता हूँ कि जैसे सपोज करो जाड़े वड़े के महीने में क्या होता है, जब बर्फ़ पानी जम के बर्फ़ हो जाता है, झील वगैरह में पानी जम के बर्फ़ हो जाता है, और बर्फ़ की मोटी चादर, मोटी प्लेट अगर जमती है, तब लोग उस पर स्केटिंग करने के लिए जाते हैं। अगर थिन आइस है, पतली सीट है, उस पर स्केटिंग करोगे तो हो सकता है कि वो टूट जाए और आप खतरे में पड़ जाओ। तो अगर थिन आइस पे स्केटिंग कर रहे हैं मतलब यू आर टेकिंग रिस्क। तो यू आर टेकिंग रिस्क मतलब क्या हो? इन अ रिस्की पोजीशन। तो थर्ड वाला आपका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाओ 16 नंबर पे। इसमें इडियम है, इन्होंने कहा कि जो इसको सब्सटीट्यूट करो, फीलिंग सिक। फीलिंग सिक की जगह पर आप कोई सुटेबल इडियम लगाओगे। तो फीलिंग सिक मतलब बीमार महसूस करना या बीमार होना, इतने से काम बन जाएगा। वैसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। रीना डिसाइडेड नॉट टू गो टू वर्क टुडे। रीना डिसाइड किया कि आज काम पे नहीं जाएंगे, बिकॉज ही वॉज फीलिंग सिक, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अंडर द वेदर होता है फील अनवेल, ठीक है, अंडर द वेदर, इसको कहते हैं फील अनवेल, मतलब आप ठीक नहीं फील करें, आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही है वो। गोइंग डाउन इन फ्लेम्स, अच्छा है, ये आया हुआ है, पिछले साल आया था। तो गोइंग डाउन इन फ्लेम नहीं, फेज 12 में भी 2024 का फेज 12 का है ये क्वेश्चन। तो गोइंग डाउन इन फ्लेम्स का मतलब होता है जैसे पॉपुलरिटी कम होना। तो क्या कह सकते हो? फॉल इन पॉपुलरिटी, फॉल इन पॉपुलरिटी। कोई चीज़ बहुत फेमस है, उसकी पॉपुलरिटी में कुछ कमी आ रही है, ठीक है, धीरे धीरे। कोई चीज़ हमेशा पॉपुलर नहीं रहती, एक समय होता है सबका। अच्छा, फिट एज फिडल का मतलब क्या होता है? एकदम फिट, मतलब क्या होगा? बहुत ही हेल्दी है कोई आदमी, उसको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, तो उसको कहते हैं हेल्थी, फिट। और सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी अनबायस्ड। अगर आप फेंस पर बैठ के कोई डिसीजन दे रहे हो तो यू आर अनबायस्ड, आप किसी और प्रेजुडाइज्ड नहीं है, आपके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आप ठीक से निर्णय फैसला करेंगे। तो अंडर द वेदर इज़ राइट आंसर। आप आ जाओ 17 में। 17 में आपको साइनोनिम बताना है, किसका? ईगरली का साइनोनिम बताना है। ईगरली का मतलब क्या होता है? उत्सुकतापूर्वक। ईगर के लिए अगर हम इसका LY निकाल दें तो इसमें एक वर्ड आ जाएगा कीन, दूसरा वर्ड आता है क्यूरियस, CURIOUS, कीन है, क्यूरियस है। एंथुजियाज्म होता है, पैशनेट होता है, बहुत सारे वर्ड हैं, कई बार बताया हूँ। आर्डेंट होता है, फर्वेंट होता है, ठीक है। तो ईगर का आपको यहाँ मिल तो गया कीनली साइनोनिम, ठीक है। अब ड्यूबियस का मतलब संदेह पूर्वक होगा। स्ट्रिंजेंटली का मतलब क्या होता है? वेरी स्ट्रिक्ट होता है। क्या होगा? वेरी स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन के मामले में बहुत ही सख्त,
और प्लेफुली मतलब क्या हुआ, मतलब एकदम प्लीजेंटली कह सकते हो, ठीक है। तो ईगरली का साइनोनिम क्या होगा, कीनली होगा, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका, विश्व का बताना है। तो विश्व क्या होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हो अ स्मॉल पाउच ऑफ, अरे गलत हो गया, अ स्मॉल पाउच ऑफ स्मोक। कभी नहीं होता है धुएं का एक छोटा सा गुच्छा या लच्छा कह सकते हो। कुछ लोग देखो पान वान की चाय की दुकान पे वो सिगरेट पीते हैं तो ऐसे करते हैं, तो छोटे छोटे गुच्छे टाइप के धुआं के निकलते हैं, उसी को कहते हैं विश्व। द डोर वाज अजार। अजार का मतलब क्या होता है, हाफ ओपन। दरवाज़ा जो था वो आधा खुला था, हाफ ओपन था। अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना, कभी काम आ सकता है ये ना, अजार। तो डोर वाज अजार, दरवाज़ा आधा खुला था। एंड फेंट विस्प ऑफ स्मोक। फेंट का मतलब क्या हुआ, धुंधले धुंधले धुएं के गुच्छे। फ्लोटेड थ्रू इट, उस अध खुले दरवाजे से बाहर निकल के आ रहे थे। सीन दिमाग में आया, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, थोड़ा सा खुला हुआ था, और उसी से धुएं के गुच्छे निकल रहे थे। तो इसको क्या कह सकते हो, एंटोनिम। तो मतलब विश्व का मतलब छोटे 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 गुच्छे आ रहे थे, तो इसको क्या लगा दोगे, लॉट, ज़्यादा बड़ा के लिए आएगा। ये लिखा है ट्रिकल, ठीक है ना। तो ट्रिकल का क्या मतलब होगा, ट्रिकल का मतलब होता है ना ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब जैसे पानी की बूंदें होती हैं, कहीं से पानी की बूंदें टप टप एक एक बूंद करके यहीं से जहाँ से पानी टपकता है, तो इसको कहते हैं ट्रिकल। तो ये वो क्या धुएं के गुच्छे हैं ना, पानी वाला तो है नहीं। ईची अभी थोड़ी देर पहले आता है, ईची मतलब जैसे कहते हैं कहीं खुजली होती है तो उसको ईची कहते हैं। विंड हवा होती है। अब यहाँ पे ये देखो, विश्व छोटे छोटे गुच्छे थे और यहाँ लॉट बड़े बड़े हो गए, मतलब बड़े बड़े धुएं के गुबार, ठीक है। तो लॉट एंटोनिम होगा उसका। नेक्स्ट में आ जाओ, आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है इडियम का, किसके, कीप योर पैंट्स ऑन। अब पैंट्स क्या होगा, अंदाजा लगाओ, कीप योर पैंट्स ऑन हमेशा। तो टू कीप काम एंड क्वाइट होगा, या टू मेक थिंग्स प्रॉपर होगा, टू वर्क लाइक अ टेलर होगा, या टू वियर द ड्रेस प्रॉपरली। तो जब यहाँ पैंट्स लिखा होगा तो आंसर में ड्रेस या टेलर कोई मतलब ही नहीं होता। इडियम का यही तरीका है, जो वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं मीनिंग में वो वर्ड्स आते वाते नहीं है, इडियम अलग ही चीज़ होती है। अब दो तो एलिमिनेट हो गए, बचे दो, कीप काम एंड क्वाइट, मेक थिंग्स प्रॉपर। तो इसमें कीप काम एंड क्वाइट होता। तो कीप योर पैंट्स ऑन का मतलब हुआ आप एकदम कूल और काम डाउन है, शांत हैं, आपको गुस्सा वुस्सा नहीं है। तो फर्स्ट इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकल एरर है शायद, कंटेन्स एन एरर, हाँ ठीक है। तो लिखा है कि द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज एम्फेसाइज्ड एंड अप्रिसिएटेड ट्रांसपेरेंसी। एंड के पहले क्या लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। अब बात आओ हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। अब देखो हैज किसके लिए लगा है, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए लगा है। तो पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर के लोग, तो पीपल सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो हैज नहीं, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हैव होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नहीं। तो जब पीपल के लिए, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हैज शुड हैव बीन हैव, ठीक है। तो हैज इनकरेक्ट है, उसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला है हमारा साइनोनिम का क्वेश्चन। यहाँ आपको ग्रिसली की मीनिंग बतानी है, साइनोनिम बताना है मतलब मीनिंग बतानी है। ग्रिसली, तो ग्रिसली का क्या मतलब होता है, देखो ग्रिसली का मतलब होता है ना एकदम फियरसम, ठीक है। एक्चुअली ये रिलेटेड टू डेथ होता है, मौत वगैरह या मर्डर वगैरह से रिलेटेड होता है खास तौर से। तो फियरसम एकदम से टेरिबल, भयानक, डरावना कोई चीज़ होता है, उसी के लिए यूज किया जाएगा। टेरिबल डेथ, डेथ, ग्रिसली मर्डर, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका ग्लोरियस क्या होगा, ग्लोरियस तो अपोजिट चला जाएगा। डायर का मतलब होता है भयानक, या कह सकते हो गंभीर, सीरियस। कि एक्चुअली लोग कहते हैं ना डायर कंसिक्वेंस, तो क्या होता है गंभीर परिणाम। यू विल हैव टू फेस डायर कंसिक्वेंस ऑफ योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक का आपको गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो डायर कंसिक्वेंस, ठीक है। और लिखा है प्लीजेंट, प्लीजेंट तो पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, ये दोनों तो हो नहीं सकते। और एट्रोसियस का मतलब क्या होता है, बहुत ही अनकाइंड, क्या हो जाएगा, बहुत ही अनकाइंड और फियरसम हो जाएगा, ठीक है। ये होता है एट्रोसियस, डरावना सा होता है ये।
तो अब दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, एक कौन सा आ रहा है, डायर आ रहा है और एक एट्रोसियस आ रहा है, दो चीज़ें आ रही हैं। तो डायर एक्चुअली मतलब डरावना भयानक नहीं होता, गंभीर परिणाम होता है ना, सीरियस, आपको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो भयानक खूंखार टाइप का नहीं है। तो डायर में और एट्रोसियस में कौन जीता, एट्रोसियस जीता, क्योंकि ग्रिसली जो होता है ना वो खूंखार टाइप का होगा, फियरसम होगा, ठीक है ना, एकदम क्या कहते हैं वो मतलब टेरेबल टाइप का होता है ये, ठीक है। फियर्स एक वर्ड आता है ना इसके लिए, FIERCE, ये हो सकता है भयावना, भयावना, ठीक है। तो 21 हो गया। अब आ जाओ 22 में। 22 में कह क्या रहे हैं ये कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स। अच्छा, तो हमें देखना है ये 4 वर्ड सेंटेंस दिए हैं, इसमें किसमें वर्ड्स और स्पेलिंग दोनों, एक तो देखो अगर स्पेलिंग सही है तो हो सकता है वर्ड गलत लगा दिया गया हो, तो हमको हर चीज़ चेक करनी है, यूज ऑफ वर्ड एंड स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एक तरफ से पढ़ो। तो पहले साइंटिस्ट देख लो, इसमें साइंटिस्ट की स्पेलिंग गलत है, होनी क्या चाहिए एक्चुअली साइंटिस्ट की स्पेलिंग ये वाली ही स्पेलिंग होनी चाहिए। नीचे देख लेते हैं ना, लिख के क्या बताएं। साइंटिस्ट में SCIENTIST होता है, इसमें टी के बाद क्या लगा दिया, ई भी लगा दिया, तो ये गलत हो गया। तो पहला तो हमारे नज़र से गया। अब इसमें और आगे में गलत होगा नहीं होगा हमें क्या मतलब है भाई, आप लोगों को क्या मतलब आप 1 के जो ऑप्शन नंबर 1 है उसकी सारी गलतियां निकाल लें, सारी गलतियां निकाल लो, चाहे एक गलती निकाल लो, क्या करोगे सारी गलतियां निकाल, तब भी तो ये मतलब आउट हो गया, एलिमिनेट हुआ कि नहीं हुआ। जब एलिमिनेट हुआ तो उसमें आप ज्ञान दिखाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, छोड़ो, आप ज्ञान की यहाँ पे परीक्षा नहीं है, आपके स्मार्टनेस का एग्जाम है। अब आई बात यहाँ में दूसरे में देख लो, साइंटिस्ट की स्पेलिंग सही होगी, मेटिक्यूलसली गलत हो गई, क्योंकि मेटिक्यूलस में एल के बाद OUS होना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा एल के बाद OUS, ये स्पेलिंग सही होगी। तो मेटिक्यूलसली की इसमें गलत हो गई, तो ये भी हमारा आउट ऑफ हो गया, तो एलिमिनेट इसका भी हो गया। अब देखो यहाँ पे तीसरे में आ जाओ, द सही है, साइंटिस्ट सही है, मेटिक्यूलसली भी सही है, एनालाइज्ड भी सही है, द कॉम्प्लेक्स भी सही है, डाटा भी सही है, अनकवरिंग भी सही है, ग्राउंड ब्रेकिंग भी सही है, इनसाइट्स भी सही है, दैट वुड भी सही है, रिवोल्यूशनाइज भी सही है, द फील्ड भी सही है, ठीक है। तो ये थर्ड वाले में तो सारे वर्ड सही हैं। अब क्रॉस चेक करना चाहते हो थर्ड एंड फोर्थ में, तो देख लो, तो यहाँ पे क्या होगा, साइंटिस्ट तो सही है, मेटिक्यूलसली भी सही है, लेकिन एनालाइज्ड गलत है। देखो यहाँ AN के बाद क्या होना चाहिए, ANA होना चाहिए ना, तो एनालाइज्ड गलत हो गया, ये भी हो गया आउट ऑफ चांस। तो 3 तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो थर्ड वाला आपका आंसर हो गया, क्लियर है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा मत करना, जहाँ आपको आंसर मिल गया वहीं छोड़ दो। अब 23 में खाली जगह भरना है। अब ये यहाँ लिखा है कि सी डैश हर पेंटिंग बाय दिस नेम नेक्स्ट वीक, ठीक है, बाय दिस टाइम, सॉरी, तो बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक। देख के हमेशा ध्यान रखो, बाय दिस टाइम के साथ अगर फ्यूचर दिया हो, कभी भी आप याद रखो, कीवर्ड की बात कर रहा था ना मैं, टेंस में कीवर्ड रखना है। तो बाय दिस टाइम के साथ अगर ये दिया हुआ है नेक्स्ट वीक, तो फ्यूचर के लिए अगर बाय दिस टाइम लगा हुआ होता है तो हमारा टेंस कौन सा होता है, इसमें फिक्स हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये फिक्स हो गया, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा, विल हैव फिनिश्ड हो गया। ये कीवर्ड हैं, आपको टेंस में नहीं, आप टेंस का चार्ट तैयार कर लो और उसके बाद कीवर्ड पकड़ लो, ये कीवर्ड होगा तो ये टेंस। जैसे मैं बार बार बताता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट वीक लगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। बाय दिस टाइम लिखा हुआ, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं तो कीवर्ड पकड़ के आपको बताता हूँ। अगर आपको कीवर्ड में प्रॉब्लम हो तो हमारा अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि टेंस का हमारा वीडियो देख डालो आप, एक दिन लगेगा और आपको ये सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। 24 में आ जाओ बेटा लोग। तो 1 वर्ड, बेटा लोग का मतलब लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, लड़कियाँ ये ना सोचें कि सर हम लोगों को नहीं बोलते हैं, दोनों को एक में बोलता हूँ। बेटियाँ बोलेंगे तो केवल बेटियाँ होंगी, बेटे नहीं होंगे, बेटा बोलूँगा तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री। ओरिजिनल का मतलब मूल निवासी, किसी भी कंट्री के जो मूल निवासी है, जो वहाँ पर पैदाइशी रहते आ रहे हैं ओरिजिन के टाइम से, ठीक है, जो बाहर से आए हैं उनको नहीं, जो वहीं पे के मूल निवासी है उनको हम लोग कहते हैं एबोरिजिन्स। और एक वर्ड है नेटिव्स, क्या कहते हैं, नेटिव्स कहते हैं, नेटिव या एबोरिजिन्स कहते हैं उनको। 1 वर्ड में बहुत बार पूछा गया। सिटीजन का मतलब बाहर से भी आके आदमी सिटीजन बन जाता है, जैसे इंडिया के बहुत लोग अमेरिका जाके वहाँ के सिटीजन बन गए हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, बहुत पुराने समय से रिलेटेड है। अब प्रिमिटिव है जिसका मतलब ये नहीं है कि वो एबोरिजिन भी है यहाँ का। प्रिमिटिव मतलब रिलेटेड टू एंशिएंट पीरियड, बस खाली ये होता है, अभी हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। एलियंस का मतलब जो बाहर से आया हो, ठीक है ना। तो आंसर आपका एबोरिजिन्स हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ 25 में। 25 में देखो एरर है, सीधे सीधे मैटर दिख रहा है ना एरर का।
ठीक है, तो आ जाओ। रमेश लिक्ड हनी, रमेश ने शहद को लिक किया। लिक का मतलब क्या होता है ना, चाटना, जीभ से चाटना। तो उसने शहद को जीभ से चाटा एंड सेड, और ये बोला कि इट टेस्टेड स्वीटली, कि इसका स्वाद बहुत अच्छा था। तो अब एक बात बताओ, जब हम क्वालिटी बताते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्वालिटी बताते हैं तो क्या यूज करते हैं? क्वालिटी बताते हैं तो मैनर यूज करते हैं कि एडजेक्टिव यूज करते हैं? तो क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव यूज किया जाता है, और मैनर बताने के लिए, काम करने का ढंग बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं। तो शहद मीठा था, ये शहद का कार्य है या उसकी क्वालिटी है? मतलब जो हनी है, हनी स्वीट है, हनी स्वीट है, इट इज़ क्वालिटी ऑफ एक्शन और एक्शन ऑफ, ठीक है, इट इज़ क्वालिटी ऑफ हनी, ठीक, शहद मीठा है, हनी इज स्वीट। तो इसमें स्वीट क्या है? स्वीट एक्शन ऑफ हनी है कि क्वालिटी ऑफ हनी है? तो हम पाते हैं कि एक्शन स्वीट है वो है क्वालिटी ऑफ हनी। ये स्वीट क्या है? क्वालिटी ऑफ हनी है, ना कि मैनर ऑफ। तो मैनर ऑफ एक्शन नहीं है। टेस्टेड आपका हालांकि एक्शन है, टेस्टेड जो है वो एक्शन है, लेकिन जो स्वीट है वो मैनर ऑफ एक्शन नहीं है। टेस्ट करना मतलब चखना होता है, ठीक है। या यहाँ पर जो चखना है वो तो लिक्ड के लिए लगा है ना। अब ये जो लगा हुआ है टेस्टेड, ये तो शहद का स्वाद बताने के लिए लगा है। इफ़ टेस्टेड इज़ यूज टू टेल द टेस्ट ऑफ एनीथिंग, टेस्ट ऑफ हनी, तो ये जो आपका स्वीटली लिखा है वो क्या होना चाहिए? स्वीट, क्योंकि आप टेस्ट बता रहे हो, टेस्ट बता रहे हो तो आप एडजेक्टिव बताओगे, स्वीट लगाओगे। अगर ढंग होता, किसी से बात करने का ढंग होता, तो जैसे ही बिहेव्ड हिम स्वीटली, तो मैनर बताते तब स्वीटली लगाते, तब एडवर्ब होता, ठीक है। क्लियर हो कि नहीं हो गए? तो डी वाला आपका आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन कौन होगा? आंसर हो गया डी वाला, ठीक है। तो आंसर डी होता है तो ऑप्शन थोड़े ना डी होता है। यहाँ स्वीटली क्या होगा? डी में, और जबकि ऑप्शन कौन सा है? सेकंड वाला है ठीक है। तो ऑप्शन 2 होगा और आंसर डी होगा। चलिए, अब एप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी किसकी? एक इडियम दिया हुआ, इडियम है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर अभी पिछले वाले से उसमें भी आया था, ठीक है ना। किस में? मान लो आपका, हम इसी सीपीओ वाले में बता दें किस वाले में आया था, 27, हाँ 27 जून शिफ्ट 3, ये 2024, 27 जून शिफ्ट 3 में भी था, यही सेम चीज़, यही ब्रेड एंड बटर दिया हुआ था, और उसमें भी मीनिंग पूछा था। तो उसमें क्या था? लेवलीहुड, रोजी रोटी, जीविका के लिए लगा हुआ है, ठीक है। ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट नहीं है, वो रोजी रोटी के लिए यूज़ किया जाता है ना, जीविका के लिए, लेवलीहुड के लिए यूज़ किया जाता है। अभी भी ये आया है, रिपीट हुआ है, सीपीओ में ही रिपीट हो गया, 2 बार हो सकता है, अभी आगे फिर रिपीट हो, फिर रिपीट होगा तो फिर बताएंगे आपको, ठीक है। तो इस वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में कंटेन्स एन एरर। तो इस सेंटेंस में कोई एरर ढूंढो। हिमालयाज गलत है, हिमालयाज इंक्लूड द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड फीड ऑलमोस्ट 20% ऑफ अर्थ पॉपुलेशन। तो हिमालयाज के पहले क्या लगाना चाहिए बेटा? माउंटेन रेंज है ना। तो हिमालयाज माउंटेन रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला, चेन ऑफ माउंटेन्स है, जैसे आल्पस है, एक रॉकीज है, एंडीज है, ठीक है। तो ये एक चेन ऑफ माउंटेन, एक माउंटेन नहीं है, इसमें ढेर सारे माउंटेन है कि नहीं है। अब ये ढेर सारे माउंटेन होंगे तो इनको कहता है चेन ऑफ माउंटेन। चेन ऑफ माउंटेन होगा तो इस पूरे के लिए क्या लगाना पड़ता है? दा लगाना पड़ता है। इसमें किसी एक को, जैसे एवरेस्ट के लिए यूज करोगे दा नहीं लगेगा, अगर पूरी चेन के लिए, पूरी रेंज के लिए यूज करोगे तो दा लगेगा। तो हिमालयाज के पहले दा लगाना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? ये थर्ड वाला आपका आंसर हो गया। आगे चलें, 28 में आ जाओ। एंटोनियम बताना है, किसका एंटोनियम बताना? अंडरलाइन वर्ड क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम का तो एंटोनियम पता ही होगा, पढ़ोगे क्या? मारिया थिंक्स द एनिमल्स दैट लिव इन फ्रीडम हैव अ सैड लुक इन देयर आइज। वो एनिमल्स जो फ्रीडम में रहते हैं उनकी आंखों में सैड लुक होता है। तो ये फ्रीडम गलत वर्ड है, इसका अपोजिट लगाओगे यहाँ पे ना, जो डैश में रहते हैं उनके चेहरे पर सैड लुक होता है। तो किस में होने पे सैड लुक होगा बताओ? लिबर्टी में होंगे तो सैड लुक होगा, नहीं तो खुश होंगे ना। फ्रीडम तो ये साइनोनिम हो जाएगा ना, फ्रीडम का साइनोनिम लिबर्टी होता है। कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी, बंधन में रहते हैं, बंधन, कैप्टिव होते हैं, किसी के बंदी होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं। तो कैप्टिविटी इज़ राइट आंसर। अगर वो कैप्टिव होंगे किसी के तो वो सैड लुक में होंगे। केयर फ्री मतलब लापरवाह होता है, नहीं बेफिक्र होता है, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पर। और सरेंडर का मतलब भी नेगेटिव चला जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि कैप्टिव।
मतलब वो एनिमल्स जो किसी के कैप्टिव होते हैं उनके चेहरे पर एक सैड लुक होता है, उनकी आंखों में सैड लुक होता है। तो फ्रीडम का एंटोनिम क्या होता है? कैप्टिविटी है। तो सेकंड इज राइट आंसर। आगे आ जाते हैं 29 में। 29 में आपको अंडरलाइन पोर्शन को क्या करना है? सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट करना है मतलब क्या हुआ? यहाँ कोई गड़बड़ी है तो वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेशन ऑफ फीमेल एजुकेशन। ओहो, गलती क्या है? सिग्निफिकेशन। तो चलिए, अंडर एस्टिमेट तो सही लिखा हुआ है, वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट, हमको डिवेल्यूएट नहीं करना चाहिए। सिग्निफिकेशन का मतलब होता है ना वर्ल्ड पावर। वर्ल्ड पावर ऑफ फीमेल एजुकेशन, ये होगा क्या? वर्ल्ड पावर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? सिग्निफिकेंस होगा। यहाँ पर क्या लगना चाहिए? सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब होगा इंपॉर्टेंस ऑफ फीमेल एजुकेशन। तो यहाँ होगा अंडर एस्टिमेट, सिग्निफिकेशन तो होगा ही नहीं भाई जी। सिग्निफिकेशन, सब में सिग्निफिकेशन लिखा है, यहाँ आना चाहिए सिग्निफिकेंस। ठीक, तो ये फोर्थ वाला होगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में क्या करना है आपको? वन वर्ड बताना है। किसका? अ न्यू आर्टिकल दैट रिपोर्ट्स दैट रिसेंट डेथ ऑफ अ पर्सन। एक रिपोर्ट है, एक आर्टिकल है जो किसी व्यक्ति के डेथ को रिपोर्ट करता है, मतलब मौत के बारे में जो सूचना होता है। तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होता है, लिखा होता है शोक संदेश, ठीक है, या अंग्रेजी में लिखा होता है ऑब्चुअरी। क्या होता है? ऑब्चुअरी लिखा होता है शोक संदेश, जिसमें लिखा होता है ना न्यूज़पेपर में एक जगह फोटो लगी होती है, लिखा था दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मैं दादाजी फला 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 का स्वर्गवास हो गया। तो इसी को कहते हैं ऑब्चुअरी, शोक संदेश होता है। कलिनरी क्या होता है? आर्ट ऑफ कुकिंग। इसको क्या कहते हैं? पाक कला, आर्ट ऑफ कुकिंग ये होता है, ठीक है, खाना वाना बनाने की आर्ट होती है। मॉर्चुरी क्या होती है? जहाँ पे डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, ठीक है। मॉर्चुरी इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, ठीक है, फॉर पोस्टमार्टम। और सेंटेनरी क्या होता है? सेंटेनरी होता है 100th एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ की 100th एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ, एनिवर्सरी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 31 में वही दैट कैन सब्सटीट्यूट इडियम है। तो मेंटेन द आउटवर्ड लॉ, इसके लिए आपको इडियम ढूंढना पड़ेगा। इवन आफ्टर बिकमिंग बैंकरप्ट, कोई आदमी है जो बैंकरप्ट हो गया, एकदम दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, इसके बावजूद भी चार्ली इज एबल टू मेंटेन एन आउटवर्ड शो, मतलब दिखावा जारी है। कंगाल हो चुके हैं, दिखावा जारी है, इसके लिए इडियम ढूंढो। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब हमेशा दुखी दिखाई देना, चेहरे पे हमेशा 12 बज रहे हैं, नाराज हो जाना, ऑफेंड, अननॉय, ठीक है ना, ये क्या हो गया? कट अ सॉरी फिगर का मतलब क्या? अननॉयड है, नाराज है। कीप अप अपीयरेंस मतलब ऊपर से दिखावा बढ़िया रहेगा, मतलब जेब में एक ठंडी नहीं है लेकिन ऊपर से दिखने में पैंट शर्ट कोट टाई लगा रहेगा, ठीक है, खाली मतलब ऊपर से बनाए हैं। तो यही होगा आपका आंसर। ब्रिंग डाउन द हाउस, ब्रिंग डाउन द हाउस मतलब क्या होता है? एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। ब्रिंग डाउन द हाउस का मतलब घर गिराना नहीं होगा। ये ऐसे होता है ना कि आप स्टेज पर ऐसा परफॉर्म करते हैं, ऐसा परफॉर्म करते हैं, पूरी ऑडिटोरियम लोग खूट के ताली बजाना शुरू कर देते हैं, मतलब विन द स्टेज, आपने स्टेज जीत लिया, वो होता है ब्रिंग डाउन द हाउस। और बेल द कैट का मतलब होता है टेक रिस्क। देखो बेल द कैट वाला क्या है, आपको वो कहानी पता है ना कि किसी जगह पे बहुत सारे चूहे रहते थे, एक बिल्ली रहती थी, तो बिल्ली चूहों को खा जाती थी। एक दिन बिल्ली कहीं गई हुई थी तो चूहों ने मीटिंग रखी कि इस बिल्ली से कैसे बचा जाए। तो इसमें एक बहुत चालाक थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं, जब बिल्ली आएगी हम लोगों को पता चल जाएगी, भाग लेंगे। तो इस पर फाइनल हो गया। तो एक बूढ़ा चूहा था उसी में, उसने ये कहा कि अच्छा ये बताओ बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, वही है बेल द कैट। मतलब क्या होगा? कौन इतना बड़ा खतरा मोल लेना। तो बेल द कैट मतलब होता है टू टेक अ बिग रिस्क, ठीक। तो आंसर आपका कौन सा होगा? सेकेंड वाला होगा। आगे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाओ। 32 में क्या करना आप? अ लेवल हेड, ये भी इडियम है, इसकी मीनिंग बतानी है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन इडियम। इसको अ लेवल, कीप अ लेवल हेड, पूरा यहाँ से आएगा, कीप अ लेवल हेड पूरा आता है। कीप अ लेवल हेड मतलब होता है आप अपने टेम्पर को बनाए रखते हैं। यू डू नॉट लूज योर टेम्पर इन एनी सिचुएशन। आपको बहुत गुस्सा आएगा तभी आप अपने टेम्पर को लूज नहीं करेंगे, दिमागी संतुलन बनाए रखेंगे, मतलब टू रिमेन काम। कीप अ लेवल हेड का मतलब टू रिमेन calm and cool, calm and cool, किसी भी सिचुएशन में आप गुस्सा नहीं होंगे। तो लिखा था टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप अ लेवल हेड इवन इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस, मतलब मिस्टर धोनी हो गए ये, ठीक है। तो कीप ही जो है प्रोटेक्टेड विद हेलमेट नहीं है, हेलमेट से बचा के नहीं है,
रिमेन काम एंड कंपोज्ड, ये होगा सही है। मेंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये भी नहीं होगा। प्रीफर्स टू कीप हिज हेड कवर्ड विद कैप, ये भी नहीं होगा। रिमेन काम एंड कंपोज्ड, ये हो गया। तो अब आए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड में। इनकरेक्टली, अब तो डिक्शनरी की स्पेलिंग तो सही लग रही है मुझे, इन्फर्मरी गलत लग रही है। ऑर्डिनरी सही है, रेफरेंस सही है, तो फिर हम जो सोच रहे थे इन्फर्मरी ही गलत है, क्योंकि बाकी सब की सही है। इन्फर्मरी एक्चुअली क्या होता है ना, INFIRM, ये होता FIRM, इन्फर्मरी। ये क्या होती है आप पूछोगे तो आप जान लो, ये इसको कहते हैं हॉस्पिटल। ठीक है, किसी के नाम से जो चलता है उस हॉस्पिटल को कहते हैं इन्फर्मरी। ठीक है, समझ गए हो ना। चलें आगे, आगे क्वेश्चन में आ जाओ। बाकी सब तो जानते ही हो, क्या बताना। अगला क्वेश्चन है 34। 34 में आपको क्या करना है, वही सब्स्टिट्यूशन का मैटर है, इतना अंडरलाइन किया। वो हैव लेड टू द पुअर जूट फार्मर्स। ठीक है, पढ़ें जरा। अ शार्प फॉल इन द प्राइस ऑफ जूट हैव लेड द पुअर जूट फार्मर्स टू ब्रिंक अप स्टारवेशन। ब्रिंक का मतलब कगार पर, मतलब जो जूट की प्राइस में गिरावट है। शार्प बहुत तेज़ी के साथ, फॉल का मतलब बहुत तेज़ गिरावट आती है, फिर शार्प डिक्लाइन आता है इन द प्राइस ऑफ जूट। तो जूट की प्राइस में डिक्लाइन होगा तो जो जूट के फार्मर्स होंगे वो तो भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे ना। दे विल कम टू द रिस्क ऑफ स्टारवेशन, हंगर, खाए बिना मरेंगे वो। अब इसमें एरर क्या है, देखो हैव किसके लिए लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हिच फॉर वेयर हैव इज यूज। हैव किसके लिए लगा हुआ है, तो हैव लेट जो हमारी वर्ब है वो किसके लिए लगी है, तो किसने इनको भुखमरी के कगार पर ला दिया है, दाम में गिरावट, अ शार्प फॉल, अ शार्प फॉल। ठीक है ना, गिरावट, उसके जूट की प्राइस में गिरावट। अब ये बताओ कि ये शार्प फॉल को हम कैसा सब्जेक्ट मानेंगे, इसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैव नहीं लगेगा, फिर यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हैज लगना चाहिए। ठीक है, तो हैज ढूंढो कहाँ है, ये हैज है प्लूरल के लिए लगेगा, है प्लूरल के लिए लगेगा, है भी तो गलत है ना यहाँ पे, तो हैज राइट आंसर होगा, फर्स्ट इज राइट आंसर। आगे आ जाते हैं 35 पे। 35 में इनकरेक्टली, फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे रेक्टिफिकेशन है, नहीं है, रेक्टिफाई नहीं किया गया है, ढूंढो कौन सा गलत है। तो यहाँ से देख लेते हैं, सीन्स की स्पेलिंग सही है, आंसर नहीं होगा। हीनस की स्पेलिंग सही है, हीनस का मतलब क्या होता है, बहुत ही जघन्य, हेटफुल हो गया, बहुत ही अनकाइंड, ब्रूटल कह सकते हो ना इसको, ब्रूटल, जिसमें बिल्कुल दया ना दिखाई गई हो, ब्रूटल। हंटिंग सही है स्पेलिंग, स्लाटर गलत है। स्लाटर में क्या होता है, SLAUGHTER, स्लाटर होता है। इसको कहते हैं ना बध कर देना, किसी को जानवर वगैरह में काट देते हैं उसको स्लाटर कहते हैं, उसको बध हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाओ 36 क्वेश्चन नंबर में। इसमें फिर वही सब्स्टिट्यूट करना है, बड़ा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट का है। ठीक है, चलो आ जाओ। द वुमेन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज अ क्रिमिनल। वो महिला जिसको मैंने अपना घर बेचा था वो एक क्रिमिनल थी। तो ऑप्शन में आ जाओ। एक बात जानते हो, टू लगा हुआ है, तो किसी भी प्रेपोजिशन के बाद, कोई भी प्रेपोजिशन लगा है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन की क्या लगती है, ऑब्जेक्टिव केस लगती है, नॉमिनेटिव केस कभी नहीं लगती है। ठीक है, टू मी होता है ना, टू आई तो होता नहीं है, विद मी होता है, विद आई तो होता नहीं है। तो ये जो हु लिखा है, हु गलत हो जाएगा ना, टू के बाद हु नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, हुम होना चाहिए, टू हुम होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें तो चारों में टू हुम लिखा है, नो सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता, टू हुम आई सेल। अच्छा देखो, ये यहाँ पे लिखा वाज अ क्रिमिनल, तो घटना किसकी है, पास्ट की है, तो फिर आई सेल तो नहीं हो पाएगा। अब बचा आई सोल्ड। ठीक, आई सोल्ड, टू हुम आई सोल्ड, तो यहाँ टू हुम आई सोल्ड लिखा, इसमें टू हुम के बाद आई नहीं लिखा हुआ, गलत हो गया, तो ये थर्ड वाला आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इसमें क्या करना है, वन वर्ड बताना है, किसका, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टम्ब। टम्ब का मतलब क्या होता है, मकबरा। तो मकबरा कभी देखा होगा, कब्र वगैरह पे गए होगे, किसी के मकबरा बना होता है, तो उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, एक प्लेट लगी होती है, उस पर लिखा होता है जिसको वहाँ पे दफनाया गया, उनका नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की डेट, थोड़ा उनके बारे में एक आध दो लाइन लिखी होती है, उसी को कहते हैं जो इंस्क्रिप्शन होता है टम्ब पे, तो उसको कहते हैं हम लोग एपिटफ कहते हैं, समाधि लेख। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिटन ऑन द टम्ब ऑफ अ पर्सन,
तो उसको हम लोग एपिटफ कहते हैं। अब और देख लो, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट स्क्रिप्ट होता है जैसे प्ले वगैरह ख़त्म होता है, कोई प्ले लिखा गया, कोई नावल वगैरह लिखा गया, तो लास्ट में उसके कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, मतलब राइटर वगैरह बाद में लिखते हैं, तो उसको पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जाता है। प्रोलॉग क्या होता है? कोई भी बुक खरीदते हो तो बुक खरीदते हो तो जब 1-2 पेज पलटते हो तो लिखा होता है प्रीफेस या प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? मतलब इन ब्रीफ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक इज़ गिवन इन ब्रीफ। तो ब्रीफ में मतलब उसमें ये बताते हैं प्रोलॉग में व्हाट एवर इज रिटन इन द बुक में क्या लिखा है, किन किन मैटर्स पर डिस्कस किया गया, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको प्रोलॉग में दे देते हैं। प्रोलॉग, ये लॉग होता है ना, बातचीत होती है, प्रो मतलब पहले, और एपीलॉग का मतलब, तो एपी मतलब क्या हो, लास्ट में, और लॉग का मतलब क्या होता है, बातचीत। तो कभी कभी होता है ना कि जैसे प्ले वगैरह या नॉवल वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद लास्ट में राइटर कुछ लिखता है उसके बारे में, तो उसी को एपीलॉग कहा जाता है। एपीलॉग मतलब एपीलॉग का मतलब होता है सम डिस्कशन या कन्वर्सेशन या सम क्लियरेंस या एक्सप्लेनेशन आफ्टर द एंड ऑफ प्ले। और प्रोलॉग का मतलब होता है सम इंट्रोडक्शन, ठीक है, अबाउट द प्ले इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग, वो प्रोलॉग हो जाता है। फिलहाल अगर ग्रेव पर, कब्र पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको एपिटफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 38 में। 38 में क्या करना है आपको? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो इसमें किसका बताना है? समवन हु स्पीक्स मोर दैन वन लैंग्वेज। कोई भी आदमी जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल लेगा, तो मोर दैन वन होने का मतलब पॉली हो जाएगा, और लैंग्वेज बोलने के लिए ग्लॉट यूज़ किया जाता है। पॉलीग्लॉट होता है जो बहुत सारी भाषाएँ बोल लेता है, तो पॉलीग्लॉट इज राइट आंसर। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट मतलब अ पर्सन हु हैज़ नो इनफ मनी टू पे हिज डेप्ट। एक ऐसा पर्सन जो अपना कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता, बैंकरप्ट कह सकते हैं, इंसॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है। फेटलिस्ट होता है पर्सन हु बिलीव्स इन फेट। एक ऐसा व्यक्ति जो ये मानता है कि उसकी किस्मत में सब कुछ लिखा हुआ है, जो होगा किस्मत में लिखा होगा वही होगा, तो फेटलिस्ट कहा जाता है। हेरेटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जिसके रिलीजियस बिलीफ्स रॉन्ग है। अ पर्सन हु हैज़ रॉन्ग रिलीजियस बिलीफ्स, उसको हेरेटिक कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉलीग्लॉट आपका आंसर रहा। नेक्स्ट में आ जाओ 39 में। 39 में आपको साइनोनियम बताना है किसका? अंडरलाइन वर्ड हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है? एक तरह से हम लोग परिकल्पना करते हैं, एक इमेजिनेशन कहते हैं, एक अजम्पशन होता है अबाउट समथिंग, मतलब जो अभी हुआ नहीं है उसके बारे में एक अजम्पशन होता है, एक धारणा बैठाते हैं अपने मन में। द हाइपोथेसिस दैट द पुलिस बिलीव्ड इन लेड टू अ लॉट ऑफ क्याओस। क्याओस मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरलीनेस होता है। ठीक है, तो वो हाइपोथेसिस जो जिस पर पुलिस बिलीव करती थी, ठीक है ना, तो पुलिस जिस अजम्पशन पर विचार कर रही थी, वो पुलिस को ले जाती है अ लॉट ऑफ क्याओस, मतलब सब कुछ डिसऑर्डरली हो जाता है, कुछ केस सॉल्व नहीं होती है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? जब हम कोई केस सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको जो क्लू मिलता है, कुछ हिंट मिलती है, तो कहते हैं ब्रेक थ्रू। ठीक है, जैसे पुलिस किसी भी चीज़ पर काम कर रही तो उनको कोई ब्रेक थ्रू मिलता है, कोई क्लू मिलती है। ट्रेपिडेशन क्या होता है? ट्रेपिडेशन एक तरह का फियर होता है, किसी चीज़ को लेकर के जो आपके अंदर डर बैठा हुआ है वो होता है ट्रेपिडेशन। फियर है, टेरर है, ठीक है ना, फियर कह सकते हो या टेरर कह सकते हो, भय। और स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है? अजम्पशन, कैलकुलेशन होता है, हमारा अनुमान होता है। तो यही जो स्पेकुलेशन है वही है हाइपोथेसिस। जो पुलिस का अपना स्पेकुलेशन था, अनुमान था, गेस था, वो हो गया। तो स्पेकुलेशन आपका आंसर हो गया। एनकाउंटर का मतलब होता है मुठभेड़ में किसी को मार देते हैं तो उसको एनकाउंटर कहते हैं। एनकाउंटर सब लोगों को पता है क्या होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। जो अंडरलाइन किया हुआ है ये एक इडियम है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो अमित इज आल्सो अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक लाइक हिज ब्रदर टंडन। ठीक है, तो चीफ ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि जब हमारी शक्ल सूरत हमारे दादा दादी या पापा वगैरह पे जाती है तो उसी को कहते हैं चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो गेटिंग रेडी फॉर फ्यूचर नहीं, टॉकिंग अदर ये भी नहीं होगा। रिजेंबलिंग हिज पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, देखने में और आदतों में जब हम अपने पेरेंट्स के बिल्कुल हूबहू होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, तो थर्ड इज राइट आंसर। अब यहाँ से क्या होगा? कंप्रिहेंशन होगा क्लोज टेस्ट का। तो क्लोज टेस्ट में वही पुरानी कहानी, एक पैराग्राफ, 5 देख ही रहे हो, 5 ऑप्शन हैं, फिलर हैं, उनके लिए 4-4 ऑप्शन होंगे, एक एक करके भरते चलेंगे इसको। तो देखो, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश अ हेल्दी लाइफ स्टाइल टू मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग। देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं,
अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग को सही मेंटेन करने के लिए हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल को क्या करने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ अपनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, ये अडॉप्ट यूज करोगे या ये अडॉप्ट यूज करोगे, बोलो क्या होना चाहिए। एडेप्ट क्या होता है, ADEPT, एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, कोई आदमी किसी काम को करने में बहुत ही स्किल्ड है, बहुत ही एक्सपर्ट है। तो यहाँ तो स्किल का कोई लेना देना है नहीं, तो ये ना तो ये एडेप्ट होगा ना ये एडेप्टली होगा। अब बचा ADAPT और ADOPT। तो इस एडेप्ट का ADAPT का मतलब होता है ना एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट सराउंडिंग, या ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो अडॉप्ट होता है, अडॉप्ट अ चाइल्ड, अ बेबी, किसी बच्चे को जब हम लोग गोद लेते हैं तो उसको हम ये वाला अडॉप्ट ADOPT कहते हैं। अब यहाँ बताओ हेल्थी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने के लिए, तो लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने में ADOPT वाला लगेगा या ADAPT वाला लगेगा। सराउंडिंग के साथ, पारिस्थितिकी के साथ तालमेल बैठाना या किसी को गोद लेना, तो यहाँ पे गोद लेने वाला तो बात है नहीं, बात कौन सी आ जाएगी आपको, अपनाने वाली बात आ जाएगी। तो जो सेकंड वाला है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अडॉप्ट अ हेल्थी लाइफ स्टाइल टू मेंटेन गुड फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। आगे लिखा है कि रेगुलर डैश हेल्प्स इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, तो एंड बूस्ट द इम्यून सिस्टम। रेगुलर डैश चीज़ हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। तो रेगुलर क्या होगा, रेगुलर वॉकिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है। तो लग रहा है मुझे कि रेगुलर एक्सरसाइज जैसा यहाँ कोई वर्ड आना चाहिए। आगे लिखा कि ईटिंग अ बैलेंस डाइट, खाना संतुलित खाइए आप, रिच इन डैश विटामिन एंड मिनरल्स। तो रिच इन जो कि जरूरी विटामिन और मिनरल से भरा, तो यहाँ पे जरूरी के लिए क्या लगाओगे, नेसेसरी लगा सकते हैं ना, जरूरी, नेसेसरी। जो नेसेसरी विटामिन एंड मिनरल्स से रिच होगा वो भी क्रूशियल है ओवरऑल हेल्थ के लिए। एडिशनली इसके अलावा डैश स्ट्रेस थ्रू साइंटिफिक थ्रू एक्टिविटीज़, तो डैश स्ट्रेस मतलब क्या होता है, कीप अवे, अब स्ट्रेस को, तनाव को दूर करना, तो ये दूर करने के लिए यहाँ लग जाएगा। तो कीप अवे स्ट्रेस थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक योगा करो, मेडिटेशन करो, कैन एनहेंस मेंटल क्लैरिटी। गेटिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ डैश ईच नाइट, तो नाइट की बात है तो फिर नींद की बात होगी, तो पर्याप्त नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। इज एसेंशियल फॉर रिस्टोरेटिव एक्टिविटी एंड ऑप्टिमम बॉडीली फंक्शन। तो ये पहले वाले में तो हम अडॉप्ट लगा चुके हैं, सेकंड वाला आंसर होगा, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करने की बात हो रही है, बच्चे को तो अडॉप्ट करने की बात हो नहीं रही, तो ADAPT राइट आंसर होगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन में आ जाओ, फिलर नंबर 2, यहाँ के लिए क्या ऑप्शन मिला, रेगुलर डैश हेल्प्स इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। तो रेगुलर एक्सरसाइज होगा कि एक्सर्शन होगा कि एक्साल्ट होगा कि एक्सक्लेम होगा, तो एक्सरसाइज होगा फिलहाल। एक्सर्शन का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्क, पसीना बहाना। देखो पसीना बहाना कार्डियोवास्कुलर, देखो ये कार्य है, एक्सर्शन क्या होता है, वर्क है, और एक्सरसाइज क्या होता है, व्यायाम है। तो वर्क नहीं आपको कार्डियोवास्कुलर से बचाएगा, एक्सरसाइज बचाएगा, मतलब योर वर्क इज नॉट योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज अनदर थिंग। एक्साल्ट का मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, खुशी, कितनी खुशी, हद से ज़्यादा, बहुत खुशी से पागल हो गए, तो ये नहीं चाहिए रेगुलर, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और एक्सक्लेम का मतलब किसी चीज़ को दावा करें, एक्सक्लेम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट में आ जाओ, आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43 में फिलर नंबर 3। अभी बताओ यहाँ क्या लगाओगे, ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन डैश विटामिन एंड मिनरल्स। तो रिच इन नेसेसरली मिनरल्स या नेसेसिटी मिनरल्स या नेसेसिएट मिनरल्स या फिर एसेंशियल मिनरल्स, बताओ क्या लगाओगे। नेसेसरली होता है एडवर्ब, और नेसेसिटी होता है नाउन, और नेसेसिएट है वर्ब। हमें ज़रूरत क्या है, और एसेंशियल है हमारा एडजेक्टिव। अब बताओ लगाना क्या है। यहाँ लिखा है विटामिन्स, विटामिन्स क्या है, नाउन, मिनरल्स क्या है, नाउन। तो नाउन के पहले क्या यूज करते हो, नाउन के पहले यूज करते हो एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यूज करोगे तो क्या लगेगा, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। नेसेसरली विटामिन्स नहीं होगा, और नेसेसिटी विटामिन्स नहीं होगा, नेसेसिएट विटामिन्स नहीं होगा, बल्कि नेसेसरी लिखा होता तो हो सकता था, नेसेसरी या एसेंशियल, ठीक है। तो 4th आपका आंसर हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 44 फिलर नंबर 4। अब बताओ यहाँ क्या लगाओगे,
एडिशनल डैश स्ट्रेस थ्रू एक्टिविटीज़ लाइक योगा एंड मेडिटेशन। इसके अलावा इन्होंने कहा कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करो, तो स्ट्रेस को मैनेज करो। अब इसमें सब्जेक्ट ही कैन इन्हेंस आपकी वर्ब हो गई, तो यहाँ क्या लगाना है आपको, सब्जेक्ट। अगर किसी वर्ब को सब्जेक्ट की तरह हम यूज करते हैं, वर्ब सब्जेक्ट, जब वर्ब सब्जेक्ट होती है तो वो क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ बोलते हो ना, तो ये मैनेजिंग फिर होगा यहाँ पे, मैनेजिंग स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करो, तो स्ट्रेस को मैनेज करना एक्टिविटी योगा वोगा के जरिए, मेडिटेशन के जरिए आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करिए। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ जी, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 45, यानी कि फिलर नंबर 5 होगा। यहाँ आ जाओ, गेटिंग एन एडिकेट अमाउंट ऑफ डैश ईच नाइट, हर रात। तो हर रात में क्या लोगे भाई बताओ, नींद की ज़रूरत है ना, तो स्लम्बर मतलब भी नींद होता है, स्लीप मतलब भी नींद होता है। रात में हम पर्याप्त रिलैक्स या रेस्टिंग नहीं करते, स्लीप लेते हैं, तभी हमारी उसमें एनर्जी रिस्टोर होती है। तो स्लम्बर भी नींद होती है। बस एक बात ध्यान रखना कि जो स्लम्बर की नींद है वो विदाउट ड्रीम है। दोनों में क्या फ़र्क होगा, स्लम्बर इज अ स्लीप विदाउट ड्रीम और स्लीप इज विद ड्रीम। अब यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं वो मैं कैसे बताऊँ, क्या कहूँ आपको। ऑप्शन थोड़ा सा अटपटा है। स्लम्बर विदाउट ड्रीम, विदाउट ड्रीम का मतलब होता है आप साउंड स्लीप नहीं कर रहे हो, ठीक है, विदाउट ड्रीम। अच्छा, तो इसमें क्या लगता है, जनरली हम लोग आंसर भी जो एसएससी का था वो स्लीप था, स्लम्बर नहीं था। असल में मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ था इस ऑप्शन को देख के, क्योंकि स्लम्बर स्लीप दोनों लग रहा है। तो मैंने आंसर की देखी इन्होंने, तो इन्होंने स्लीप दे रखी है। तो इनका ये मानना है कि जब हम सपने देखते हैं, मतलब साउंड स्लीप, डीप स्लीप करते हैं तो स्लीप आता है उसके लिए, और लाइट स्लीप करते हैं जिसे खाने वाने के बाद थोड़ी देर के लिए झपकी ले लिए, वो स्लम्बर होता है। मतलब स्लम्बर में पूरी नींद में नहीं हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे डीप स्लीप की बात करें, इसलिए थर्ड वाला आंसर सही होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ ये है आपका पैसेज, और उस पैसेज के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक। मैं जैसा कि पहले से ही बताता हूँ, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, पहले में कंसीडरिंग दैट फेशियल रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, इट ऑफर्स अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन ये है कि रीड द फॉलोइंग लाइन, हमने लाइन पढ़ ली। आगे लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स इट। ये दो लाइन पढ़ो, उस लाइन इन दोनों लाइनों को कौन अच्छे से डिस्क्राइब किया है इन चारों में से छांटना है, ठीक है। तो एक बार पैसेज पढ़ लेंगे फिर और मज़ा आएगी इसको करने में, अभी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको बताना है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, ठीक है ना। आपके फ़ोन ऑन में होता है ना फेशियल रिकॉग्निशन, आप फ़ोन को आगे कर लेते हैं तो अनलॉक हो जाता है। तो फेशियल रिकॉग्निशन उसी को कहा जा रहा है कि इसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, पढ़ने के बाद पता चलेगा। एज पर द पैसेज विच फेशियल फैक्टर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फेस रिकॉग्निशन। इन्होंने कहा कि फेस रिकॉग्निशन में कौन से फैक्टर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब देख लेंगे इसको भी, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब पढ़ेंगे तभी मिल पाएगा इसका आंसर। 49 में कह रहे हैं इन्होंने कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ एक्सेसिव। एंटोनिम, एक्सेसिव का मतलब क्या होगा, एक्सेसिव मोर दैन नीडेड। मोर दैन नीडेड का अपोजिट मतलब कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो मॉडरेट हो सकता है। एक्यूरेट मतलब काम भर का, ये नहीं होगा। एक्सट्रीम ज़्यादा हो जाएगा, लेविश लुटाऊँ हो जाएगा, नहीं तो मॉडरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेसिव का बिना पढ़े ही समझ में आ गया। टाइटल क्या होगी इसकी, तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, इसके पहले नहीं पता चलेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग पैसेज को। पैसेज छोटा सा है, मज़ा आएगी। फेशियल रिकॉग्निशन इज बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजी। जो फेशियल रिकॉग्निशन होता है, चेहरा पहचान के वो सब लॉक वगैरह खोलते हैं, वो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एआई टेक्नोलॉजी में होता क्या है फेशियल रिकॉग्निशन में, दैट रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन फेस, इसमें ह्यूमन फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन फैक्ट द टेक्नोलॉजी कंसीडर्स अ नंबर ऑफ फैक्टर्स फॉर फेस रिकॉग्निशन। ये जो एआई है ये बहुत सारे फैक्टर्स को फॉलो करती है फेस रिकॉग्निशन में, जिसमें क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना कि कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो ये हो गया जॉ लाइन लेंथ, जबड़े की, ये जो जॉ लाइन होता है जबड़े की, उसकी लेंथ कितनी है। और फॉर्म ऑफ चीक बोन्स, जो चीक बोन्स होती हैं आपकी, ये वाली बोन्स, चीक बोन्स, वो कैसी हैं। और आई सॉकेट डेप्थ, आई सॉकेट डेप्थ मतलब जो आँखों का ये गड्ढा होता है ये कितना गहरा है।
तो ये 3 चीज़ें हो गई, उसके फैक्टर हो गए या फेस रिकॉग्निशन के। और आगे क्या कहा इन्होंने कि मेजॉरिटी ऑफ दीज फैक्टर्स, मतलब इसी तरह के और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, असिस्ट द टेक्नोलॉजी रिकॉल, ये टेक्नोलॉजी को रिकॉल करने में हेल्प करती है कि हु इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ सच फेस, कि इस तरह के चेहरे का मालिक कौन है। अदर देन अनलॉकिंग योर फ़ोन, आपके फ़ोन को अनलॉक करने के अलावा और भी तमाम यूज हैं फेस रिकॉग्निशन के। तो एक तो ये हो गया अनलॉकिंग योर फ़ोन, और क्या होता है फेशियल आइडेंटिफिकेशन टू ब्रिंग डिफरेंस एडवांटेज। ये जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो एजेंसीज़ को, तमाम जांच एजेंसीज हैं, CBI है, CDS CID है, उन सब लोगों को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। द प्राइमरी कंपोनेंट टू स्टार्ट विद सर्विलांस, इसमें सबसे पहले बात आती है कौन सा फेशियल रिकॉग्निशन का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हो, किसमें, सर्विलांस में, किसी की निगरानी रखने के लिए किया जाता है। विद द असिस्टेंस ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन और टेक्नोलॉजी के सहायता से इट विल लाइकली, इस बात की पूरी संभावना है, इट विल लाइकली बी लेस कॉम्प्लिकेटेड टू कैच एनी बर्गलर, तो किसी भी चोर को, बर्गलर हो गया, थीफ हो गया, डिफरेंट ट्रेसपासर्स हो गए, इन लोगों को पकड़ना आसान हो गया, कम, लेस कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऑन द गवर्नमेंटल लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पे फेशियल रिकॉग्निशन कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट टेररिस्ट, मतलब फेशियल रिकॉग्निशन से टेररिस्ट को पता लगाना आसान हो गया, दूसरे क्रिमिनल्स को पता लगाना आसान हो गया। फेस रिकॉग्निशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन टूडेज वर्ल्ड, समझ गया, सबसे इफेक्टिव मीन्स है। द प्रोसीजर ऑफ रिकॉग्नाइजिंग फेस टेक्स अ सेकेंड और मच लेस, तो फेस रिकॉग्निशन में 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से कम का समय लगता है। कंसिडरिंग दैट फेशियल रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, करीब करीब उसी पल हो जाता है, उसी टाइम, एट द सेम टाइम, तुरंत हो जाता है फेस रिकॉग्निशन। इट ऑफर्स अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, तो इससे बहुत क्विक और बहुत ही सक्सेसफुल वेरिफिकेशन किसी पर्सन का हो सकता है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46, इसमें स्टेटमेंट आप एक बार फिर पढ़िए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आप पूरा पैसेज पढ़िए तो हमें और ज़्यादा मैटर क्लियर हो गया ना, तो आप पढ़ते में मजा आएगी। कंसीडरिंग, देख दिमाग में ये बात जब हम रखते हैं कि फेस रिकॉग्निशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, कि फेक जो फेस रिकॉग्निशन होता है वो मतलब 1 सेकेंड में हो जाता है, तो इट ऑफर्स अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, तो इसकी वजह से एक क्विक और बहुत ही सक्सेसफुल वेरिफिकेशन किसी पर्सन का मिल जाता है हमको। पहला दिया इन्होंने कि फेस रिकॉग्निशन इज़ फास्ट, हाँ क्विक वाली बात ही, फास्ट और वेरीफाइज अ पर्सन सक्सेसफुली, ये बात तो ट्रू लग रही, एकदम ट्रू हु बहु जो ऊपर बात कही गई है एकदम उसी की तरह है। दूसरा है कि फेस रिकॉग्निशन इज नॉट एन स्पॉट, नॉट ऑन स्पॉट लगा दिया, गलत हो गया, ये तो ऑन द स्पॉट हो जाता है ना। और वेरीफाइज अ पर्सन पार्टली, ये पार्टली नहीं, सक्सेसफुली वेरीफाई करता है, ये दूसरा वाला गलत हो गया। थर्ड में फेस रिकॉग्निशन इज अनईजी, ये अनईजी है, मतलब आसान नहीं, डिफिकल्ट है, हटाओ ये तो हो ही नहीं सकता, आसान है। चौथे में फेस रिकॉग्निशन इज इजी एंड वेरीफाइज अ पर्सन अनसक्सेसफुली, नहीं है, सक्सेसफुली करता है, तो फर्स्ट ही है जो एकदम सही बात कर रहा है, बाकी दूसरे तीसरे चौथे में कुछ न कुछ गलत हो रहा है। नेक्स्ट में आ जाओ 47 में, 47 में आपको क्या करना है कि व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेस रिकॉग्निशन का प्राइमरी कंपोनेंट क्या था, तो प्राइमरी कंपोनेंट क्या था, सर्विलांस था। ठीक है, देखना चाहते हो दिखाता हूँ, फेस रिकॉग्निशन का प्राइमरी कंपोनेंट क्या था, तो देखो यहाँ लिखा है द प्राइमरी कंपोनेंट, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ टू स्टार्ट विद क्या है, सर्विलांस है। अब समझ गए, सर्विलांस ही आंसर होगा, क्यों। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 48 में, इसमें कहा इन्होंने कि एज पर द पैसेज व्हिच फेशियल फैक्टर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय फेस रिकॉग्निशन, किसका फेस रिकॉग्निशन में फैक्टर नहीं है, चीक बोन स्ट्रक्चर है, आई सॉकेट है, फेस शेप नहीं है, जॉ लाइन लेंथ है। समझ में आया, आपको याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आया तो मैं आपको दिखाऊं, देखो 3 चीज़ें आपको सर्कल की कर रखी है ना मैंने, जॉ लाइन लेंथ है, फॉर्म ऑफ चीक बोन है, और सॉकेट डेप्थ, आई सॉकेट डेप्थ है। अब आप आ जाओ, पकड़ लो अपना आंसर, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, बताओ ज़रा, चीक बोन स्ट्रक्चर है, आई सॉकेट है, फेस शेप नहीं था, जॉ लाइन लेंथ थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बचा है, ठीक, 2 क्वेश्चन बचे हैं। अब की बार वाला क्वेश्चन क्या है
एक्सेसिव जो वर्ड है एक्सेसिव इसका एंटोनिम, तो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मॉडरेट होगा इसका एंटोनिम। टाइटल बताओ इसमें क्या होगा, टाइटल एआई इंटरफेस होगा कि हैकिंग एंड सेफ्टी, हैकिंग तो है ही नहीं इसमें। ह्यूमन फेस के बारे में तो ज़्यादा बताया नहीं, यहाँ तो फेस रिकॉग्निशन की बात हुई है। पूरा पैसेज किसका गाना गा रहा है, फेस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, फेस। एआई इंटरफेस जरा सा आया है कि आजकल जो फेस रिकॉग्निशन हो रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बाकी यही बताते हैं फेस रिकॉग्निशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो फेस रिकॉग्निशन इज़ द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ठीक है, नॉट यूज ऑफ एआई, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए, तो आज हमारा 28 का तीसरा कंप्लीट हो रहा है। अब हम कल से शुरू करेंगे 29 का, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और लाइक कमेंट आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आज रात में 10 बजे लाइव सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।